नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि शहरीकरण क्या है, भारत और चीन दोनों में शहरीकरण के क्षेत्र में कौन सा देश आगे है, या आगे चलकर शहरीकरण कितना बढ़ेगा। आइए ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। 1950 में भारत ने शहरीकरण विकास की दौड़ चीन से आगे शुरू की थी, लेकिन भारत जब 1947 में आजाद हुआ था, तभी से भारत में शहरीकरण का विकास शुरू हो गया था। लेकिन 1980 के बाद चीन ने तेजी से बढ़त बना ली। बल्कि चीन ने जो शहरीकरण की शुरुआत की थी वो भारत से बाद में की थी, लेकिन भारत शहरीकरण के क्षेत्र में थोड़ा धीरे गति से चला और चीन ने अपनी तेजी कब से पकड़ी? 1980 के बाद से शहरीकरण के क्षेत्र में तेजी से विकास करना शुरू किया। भारत जहां शहरों को उनके हाल पर छोड़ता रहा, वहीं चीन ने उन्हें राष्ट्रीय विकास के रीढ़ बना दिया। भारत के शहर जो हैं, भारत के शहर जैसे थे वैसे के वैसे भारत सरकार ने उन लोगों को छोड़ती चली गई और चीन ने उन शहरों को और अच्छे तरीके से डेवलप करने का काम किया। यही नीति आज दोनों देश की शहरी तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क पैदा करती है। आगे देखते हैं। हमारे देश में शहरीकरण जब हो रहा था, शहरों का विकास हो रहा था, तो थोड़ा सा दूरदर्शी सोच के साथ नहीं हुई। अगर और चीन ने वही काम क्या किया, दूरदर्शी सोच के साथ शहरों का विकास किया। तो शहरों का विकास किया तो आज चीन के शहर जो हैं वो भारत के शहरों से कहीं ज़्यादा डेवलप हैं। देखते हैं, आगे देखते हैं। आज़ादी के तुरंत बाद 1950 में भारत में शहरीकरण की दर 17% और चीन 13%। शुरुआत में देखा जाए तो चीन के शहरीकरण की दर भारत से कम थी। जहां भारत ने 1950 के बाद कई दशकों तक अपने शहरों के प्रति उदासीन रवैया अपनाया। उदासीन मतलब शहर जैसे थे वैसे उनको छोड़ दिया गया, उनके विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया और उन्हें खुद आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया। मतलब खुद शहरों में लोग जो जाते थे, कमाते थे, वो अपने अनुसार उद्योगों को विकसित करते थे। भारत सरकार या किसी सरकार का उसमें योगदान नहीं था। वहीं चीन लगभग 1980 तक तुलनात्मक रूप से अधिक आक्रामक शहर विरोधी बना रहा और अपनी हुकुओ प्रणाली के माध्यम से ग्रामीण आबादी को शहरों में आने से रोक रहा। चीन की एक हुकुम प्रणाली है, उस प्रणाली के माध्यम से चीन क्या कर रहा है कि जो गाँव की आबादी है, उनको गाँव में ही रोजगार उपलब्ध करा रही है, उनको शहरों की तरफ आने से रोक रही है। लेकिन भारत में क्या है, भारत में गाँव में रोजगार उपलब्ध नहीं है। भारत की ज़्यादातर आबादी जब कमाने के योग्य हो जाती है, तो तुरंत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की तरफ भाग रही है, मतलब शहरों की तरफ भाग रही है। कहा जा रहा है एक आंकड़े के मुताबिक 1950 तक लगभग आधी जनसंख्या शहरों में निवास करने लगेगी। तो क्या ऐसा करना संभव है? ऐसा हो जाएगा तो क्या सही है? नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़्यादातर जनसंख्या शहरों में कमाने के लिए चली जाएगी, तो जो भारत की अभी लगभग 50 से 55% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, तो कृषि कोई करेगा नहीं और जब कृषि कोई नहीं करेगा, तो जो शहर में आबादी रहेगी, वो खाने को कहाँ से पाएगी? धान, गेहूँ उसके पास कहाँ से जाएगा? नहीं जाएगा। इससे भी हमारे देश में महँगाई बढ़ सकती है। भाई जब कृषि में पैदावार कम हो जाएगी, लोग कृषि करेंगे नहीं, तो क्या होगा? दिक्कत होगी ही। तो सरकार को इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि लोगों को गाँव स्तर पर ही रोज़गार उपलब्ध कराए, जिससे वो क्या करें, रोज़गार भी कर सकें और उनके पास जो खेती है, वो अपने खेत में फसलों की पैदावार भी बढ़ा सकें। 1905 में सॉरी 2005 में भारत ने शहरीकरण को राष्ट्रीय आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना। उसके बाद भारत सरकार ने 2 तरीके से शहरों का ध्यान शुरू किया। कैसे-कैसे? भारत की ग्रामीण मानसिकता 21वीं सदी की शुरुआती सालों तक बनी रही। 2005 में भारत ने शहरीकरण की राष्ट्रीय विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना। उसके बाद भारत सरकार ने 2 तरीके से शहरों का ध्यान देना शुरू किया। पहला, उसने ऐसे सुधार संबंधी कानूनों की सिफारिश की जिसे राज्य आसानी से अपना सकें। दुर्भाग्य से इनको आमतौर पर नजरअंदाज ही किया गया। दूसरा, उसने राज्यों व शहरों को केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित बुनियादी ढांचा निर्माण संबंधी कार्यों का सहभागी बनने और साझेदारी करने के लिए अधिक केंद्रीय अनुदान की पेशकश की। आगे है, 1950 के बाद भारत ने शहरों की अपेक्षा की, जबकि चीन 1980 के तक शहर विरोधी विरोधी रहा और हुकूक प्रणाली से ग्रामीणों को शहर में आने से रोक रहा। क्या कर रहा था? 1980 तक
पहले से ही क्या कर रहा था चीन? चीन आज़ाद हुआ है तो अपने जो गाँव स्तर पे जो उद्योग थे, छोटे-छोटे जो उद्योग थे उनको गाँव स्तर पे ही डेवलप करने का काम किया और चीन की ये रणनीति आज उसको एक दुनिया में टॉप निर्यातक देशों की सूची में लाकर खड़ा कर दिया है। तो भारत ने यही काम नहीं किया। भारत ने क्या किया? भारत ने छोटे-छोटे जो उसके उद्योग थे गाँव स्तर पर उसको भारत में आज़ादी के बाद नज़रअंदाज कर दिया गया और वर्तमान समय में आज जो छोटे-छोटे कुटीर उद्योग हमारे भारत में थे, वो सब समाप्त होने की कगार पर पहुँच गए हैं। 1947 के बाद गाँव-गाँव में ही छोटे-छोटे उद्योग थे और महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हम गाँव का विकास नहीं करेंगे, तो अपने देश का विकास नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया कि अपनी शहर विरोधी नीति पर चीन के केंद्रीय नेतृत्व ने गंभीरता से सवाल उठाए। यह महसूस किया गया कि बड़ी आर्थिक ताकत बनने की उसकी महत्वाकांक्षा शहरीकरण के प्रति उसकी दुर्भाग्यपूर्ण दूरी के कारण बाधित हो रही। यह समझा गया कि अगर चीन अपनी आर्थिक उन्नति चाहता है, तो उसे हुकूक प्रणाली को खत्म करना होगा। ग्रामीण आबादी को बड़े पैमाने पर विनिर्माण व उद्योगों में हिस्सेदारी निभाने के लिए शहरों में आने की अनुमति देनी होगी। चीन को लगा कि अगर हम वो तो ठीक है कि हम ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोक रहे हैं, उनको रोजगार दिला रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को शहरों में भी आने की अनुमति देनी होगी, तभी जाके देश का और विकास हो सकता है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। शहर नीति में इस सुधार से अधिक शहरों का निर्माण करने, एक बड़ी शहरी कार्यबल बनाने, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में शहरी भागीदारी को बढ़ाने की कल्पना की गई थी। बेल्टन साउंग विश्व दृष्टि में इस बुनियादी बदलाव ने चीन अपने अतीत से उल्लेखनीय रूप से ऊपर उठकर उसके आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। भारत और चीन लगभग 1-2 साल के अंतर पे ही आजाद हुए थे, लेकिन आज चीन भारत के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से विकास कर रहा है। हालांकि जीडीपी के मामले में भारत दुनिया में नंबर 1 पर है। जीडीपी ग्रोथ जो है भारत की वो सबसे अधिक है दुनिया में, लेकिन चीन निर्यात के मामले में काफ़ी चीज़ों में भारत से आगे है। भारत को देखना होगा, हमको चीन को देखते हुए एशिया में अगर पावरफुल देश बनना है, तो चीन को पीछे छोड़ना होगा। भारत और चीन की शहरी तस्वीर क्या है आगे देखते हैं। 1980 के बाद दोनों देशों के शहरी विकास नीति में बड़े बदलाव दिखते हैं। जहां भारत अब भी शहरीकरण को लेकर झिझक रहा है, वहीं चीन के नेतृत्व ने अपने देश की शहरीकरण की राह तेजी से आगे बढ़ाया। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार 2024 में भारत की शहरी जनसंख्या 53.491 करोड़ या 37% थी। लगभग शहर में भारत की जनसंख्या कितनी निवास करती है? 37% जनसंख्या शहरों में निवास करती है। वहीं चीन की 92.349 करोड़ या 66% जनसंख्या निवास करती है। चीन में लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है शहरों में? 66% निवास करती है। इस प्रकार भारत यहाँ प्रति दशक 2.70% की औसत वृद्धि से शहरीकरण हुआ, वहीं चीन 7.29% की औसत वृद्धि की दर्ज की गई। शहरीकरण के मामले में देख सकते हैं कि भारत से कितना प्रतिशत आगे है चीन? 5%। ये बहुत ज्यादा आंकड़ा है, 1-2% नहीं, सीधा 5% आगे है, जो कमोबेश दुनिया में अब तक का सबसे तेजी शहरीकरण है। दुनिया में सबसे तेजी शहरीकरण कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। इस कारण जहां चीन 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 160 है, वहीं 1 लाख से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 360 है। वहीं भारत 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की संख्या 40 है तक होने का अनुमान है। चीन के मुकाबले शहरों की संख्या कितनी कम है भारत में? जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले 40 कम है, 40 ही है, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले 160 है। लगभग सीधा 120 शहर भारत से आगे हैं। आगे देखते हैं। भारत में शहरीकरण की राह एक बड़ी रुकावट भारतीय संविधान में विषयों का किया गया आवंटन, जिसके अनुसार शहरों का विकास राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। शहरों का विकास किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? संविधान के अनुसार राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आता है। बल्कि भारत को इसके संविधान में थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए कि जो अधिकार क्षेत्र है कम से कम समवर्ती सूची में रखना चाहिए, जिससे उस पर केंद्र सरकार का भी अधिकार है और राज्य सरकार का भी अधिकार रहे। ऐसा लगता है कि इस आवंटन के कारण समस्याएं पैदा होती हैं। दरअसल इससे शहरों में केंद्र सरकार की भूमिका सिमट गई, क्योंकि कुछ शहरों में बड़ी इकाइयों के रूप में विकसित होने और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता होती है। इसीलिए कहीं ज़्यादा अच्छा होता है यदि भारतीय संविधान में शहरों को उनके जनसंख्या के आकार के आधार पर बाँटा जाता,
50 लाख से अधिक आबादी वाले सभी महानगरों को केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आने दिया गया होता। हालांकि ऐसा नहीं लगता। संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़े शहरों के राष्ट्रीय महत्व की कल्पना नहीं की थी। आगे देखते हैं। शासन के स्तर पर चीन ने एक अत्यधिक केंद्रीय और ऐसा मॉडल अपनाया जिसमें विकास ऊपर से नीचे की ओर जाता है। चीन ने कैसा मॉडल अपनाया? विकास निस्पंदन सिद्धांत, मतलब ऊपर से विकास करो तो विकास धीरे धीरे छनते 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 नीचे की ओर जाएगा। लेकिन ये विकास भारत के जैसे देशों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ऊपर क्या होता है, कभी कभी अगर इसमें किसी को ज्यादा विकास कर दिया गया, उद्योगपति का ऐसे मोनोपोली, उसने क्या किया, नीचे विकास नहीं किया तो दिक्कत है। नीचे से अगर विकास किया जाए और नीचे से विकास होते होते ऊपर, या तो ग्राउंड लेवल, अगर जब ग्राउंड लेवल मजबूत रहेगा तो ऊपर जैसे घर बनाते हैं, अगर नींव मजबूत है तो ऊपर का फ्लोर मजबूत रहेगा, नींव मजबूत नहीं है तो ऊपर का फ्लोर भी कमजोर रहेगा। आगे देखते हैं। इसकी दिशा में लक्ष्य को लेकर बड़े राष्ट्रीय निर्देश दिए जाते हैं, जिसका पालन शहरों को करना ही पड़ता है। स्थानीय शहरों को काम करने की आजादी दी गई, लेकिन स्थानीय अधिकारियों को प्रदर्शन की निगरानी केंद्र के स्तर पर की जाती थी, जिसके आधार पर उनको पुरस्कार अथवा दंड भी दिया जाता है। एक अर्ध सरकारी संस्थाएं, कई अर्धकारी संस्थाएं जिनको आमतौर पर चीन में राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम कहते हैं, शहरी शासन, बुनियादी ढांचे, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं। एसओई को जल आपूर्ति, बिजली, सार्वजनिक परिवहन, अपशिष्ट प्रबंधन, बुनियादी ढांचे को बनाने का काम सौंपा गया। हालांकि कई मामलों में स्थानीय प्रशासन अपने क्षेत्र में अर्ध सरकारी संस्थाओं के कामकाज की निगरानी भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर भारत में शहरी शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किए जाते हैं, जिसमें विकास के काम निचले तबके से ऊपर तबके की ओर इस उद्देश्य से आगे बढ़ाए जाते हैं कि शहर आत्मनिर्भर बन सके। हालांकि देखा जाए तो यह दिखावे के लिए ही है। मुख्य रूप से शहरों पर राज्यों का कड़ा नियंत्रण होता है। शहर के प्रमुख पदाधिकारी, यानी अगर आयुक्त की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, वहीं शहर की विकास योजनाओं को मंजूर करती है। चीन की तरह कई अर्ध सरकारी संस्थाएं यहाँ भी शहरों में काम करती हैं, लेकिन उनका कामकाज चीन के विपरीत नगर निकायों ने जुड़ा नहीं होता, आमतौर पर अलग अलग ही दिखता है। भारत में बहुत सारे मतलब तत्व शहरों के विकास में काम करते हैं। ज्यादातर भ्रष्टाचार का मामला इतना बढ़ गया है भारत में कि जो भी पैसा केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से शहरों के विकास के लिए मिलता है, लोग क्या करते हैं, उस पैसे को खा जाएंगे या गमन कर देंगे। मतलब जो चीज उनको डेवलप करने के लिए पैसा दिया जाता है, इधर उधर का फोटो, ऐसे आम फोटो खींच के अपलोड कर देंगे, बोलेंगे ये काम हो गया, और पैसा सारा खत्म हो जाता है, और वो चीज का विकास हो ही नहीं पाता। सड़कों का बनाने का फंड आएगा, सड़क भी अच्छे से नहीं बनाते हैं, एक ही साल में सड़क टूट जाएगी, फिर दोबारा फंड लेंगे। ये सब चीजें हैं। नागरिकों को भी सोचना होगा कि अपने देश का विकास करना है तो भ्रष्टाचार को भी खत्म करना होगा। चीन की बढ़त, शहरी नियोजन की बात करें तो चीन ने इसको राष्ट्रीय विकास के उपकरण के रूप में स्थापित करने की रणनीति अपनाई। सरकार शहरी विकास, बुनियादी ढांचे, औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है। भारत का शहरी नियोजन भी राज्य द्वारा नियंत्रित है। इस कारण इसको लेकर कोई राष्ट्रीय नजरिया विकसित नहीं हो पाता। कई राज्यों के बड़े शहर नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत जरूर करते हैं, हालांकि उन पर अंतिम मुहर राज्य सरकारें ही लगाती हैं। इस नीतिगत असमानता से ने हमेशा शहरी नियोजन में मुश्किलें पैदा की है। शहरी बुनियादी ढांचे में चीन ने अभूतपूर्व निवेश किया। जल आपूर्ति के मामले में चीन के अधिकांश शहरों में 24 घंटे अच्छी गुणवत्ता वाला पानी उपलब्ध रहता है। इसके प्रमुख शहरों में सीवरेज की ऐसी केंद्रीय व्यवस्था है जो बड़े पैमाने पर भूमिगत और उपचार संयंत्र पर्याप्त संख्या में है। इसका उसका शहर सार्वजनिक परिवहन फैला हुआ है। आज चीन में 54 शहरों में मेट्रो, और कुल मेट्रो लाइन 11,000 किलोमीटर से अधिक लंबी है। इसके 600 से अधिक शहरों में बस सेवाएं हैं, और उनके बेड़े में बसों की संख्या लगभग 6,80,000 है। सार्वजनिक खुले स्थानों की बात करें तो इस मामले में चीन प्रति व्यक्ति उपलब्धता के लिहाज से भारतीय शहरों से काफी आगे है। भारत में सुधार की दरकार,
भारत में क्या हो सुधार की दरकार है शहरीकरण के मामले में। भारतीय शहरों में 24 घंटे जल आपूर्ति की दुर्लभ जान पड़ती है। केवल यहाँ के महानगरों में ही केंद्रीकृत सीवेज प्रणाली है, जबकि अधिकांश शहर अपने अधिक अपशिष्ट उपचार नहीं करते। इसके अलावा भारत का शहरी सार्वजनिक परिवहन भी अधूरा है। बहुत सीमित जगहों पर अभी मेट्रो और 23 शहरों में कुल 1000 किलोमीटर का ही मेट्रो नेटवर्क है, काम करता है। 127 शहरों में सीमित बस सेवा उपलब्ध है। यहाँ बेड़े में बसों की कुल संख्या करीब 46,000 है। बीते 10 वर्षों शहरी बुनियादी ढांचों में भारत सरकार ने पर्याप्त ध्यान दिया है, फिर भी यहाँ निवेश की राह बहुत कठिन है। यहाँ $2.4 ट्रिलियन निवेश की जरूरत है। इसके अलावा खंडित शहरी शासन, नगर नियोजन के कारण रुकावटें पैदा होती हैं। साफ है इस क्षेत्र में अमूलचूल सुधारों का अभी इंतजार है, तभी भारतीय शहर वर्तमान में जो सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं उनसे बेहतर जीवन स्तर अपने नागरिकों को मुहैया करा सकेंगे। भारत को भारत अगर किसी शहर का विकास करना तो उसको भविष्य को सोच करके मतलब विकास करना होगा। सीवेज प्रणाली या पानी की व्यवस्था शुरू से ऐसा करना होगा कि भविष्य में फिर उसको तोड़कर फिर सही ना करना पड़े। लेकिन भारतीय शहर में क्या होता है, पहले टेम्परेरी काम करेंगे, फिर जब बाद में फिर दिक्कत होगा, फिर फंड आएगा, फिर उसको तोड़कर फिर बनाएंगे। तो ये सब चीजें जो हैं ये नहीं होनी चाहिए। और खासकर भारत शहरों के विकास करने के लिए सरकार को भी एक अच्छी रणनीति बनानी होगी, जिससे हम चीन के मुकाबले आगे निकल सकें। आज चीन के जो शहर हैं वो दुनिया के हाईटेक शहरों इस श्रेणी में खड़े हो गए हैं, और भारत उस श्रेणी में क्यों नहीं खड़े हो पा रहा है। भारत को इसको गंभीरता से विचार करना होगा। तो चैनल पे नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और अभी तक अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए। वीडियो को आप लोग पूरा देखा करिए, बहुत जानकारी इससे होगी आपको। धन्यवाद।